आज हम लोग रंगनाथन साहब के विषय पर आज तीसरा वीडियो अभी बनाने जा रहे हैं। रंगनाथन एक परिचय पार्ट 3। इसमें हम लोग रंगनाथन साहब के विषय में जो आगे जानने का प्रयास करेंगे उस पर चर्चा करते हुए क्वेश्चन नंबर इसके दूसरे भाग में 32 तक हम लोगों ने पढ़ा था। अभी 33 में आते हैं कि रंगनाथन साहब ने मद्रास विश्वविद्यालय मद्रास पुस्तकालय संघ की स्थापना कब की थी। मद्रास पुस्तकालय संघ की स्थापना 1928 में रंगनाथन साहब ने किया था। कब किया था? 1928 ईस्वी में। और इस चीज को आप लोग नोट करते चलिए। नोट करने से क्या होगा कि आप लोगों को यह समझने में आसानी होगा, क्योंकि बाद में आप लोगों को फिर दिक्कत नहीं हो। अगला है कि रंगनाथन साहब किस वर्ष से पुस्तकालय विज्ञान का ग्रीष्मकालीन सत्र आरंभ किया। क्योंकि रंगनाथन साहब बहुत सारा काम कर रहे थे एक साथ। वो पुस्तकालय विज्ञान के 5 सूत्र पर काम कर रहे थे, क्लासिफिकेशन पे काम कर रहे थे, और साथ में 1929 ईस्वी से ग्रीष्मकालीन सत्र भी आरंभ कर रहे थे, जिसमें छुट्टी, ग्रीष्मकालीन का मतलब होता है कि छुट्टी का दिन होता है। तो उस समय जो बच्चों को यूनिवर्सिटी से छुट्टी मिल जाती थी, उस समय उन बच्चों को बुला करके 2 घंटा 4 घंटा का वो वर्क करवाते थे और उनको पुस्तकालय विज्ञान से सारे संबंधित चीजों को बताते भी थे। अब है कि सन 1929 ईस्वी में रंगनाथन साहब ने पुस्तकालय विज्ञान का ग्रीष्मकालीन सत्र आरंभ किया। यह सब कितने माह का चला? कितने माह का था? जिस तरीके से अभी हम लोग देखते हैं ना कि जब एग्जाम आता है तो क्रैश कोर्स की शुरुआत की जाती है। 1 महीना में पढ़ा देंगे, 1 सप्ताह में पढ़ा देंगे, 3 महीना में। उसी तरीके से यहां भी 3 माह का एक क्रैश कोर्स की शुरुआत की गई। एक तरीके से क्रैश हमने इसलिए कहा क्योंकि वो आपको आसान भाषा में समझ में आ जाए। रंगनाथन साहब ने 3 महीने का ग्रीष्मकालीन सत्र आरंभ किया पुस्तकालय प्रशिक्षण से संबंधित। रंगनाथन साहब पुस्तकालय विज्ञान का ग्रीष्मकालीन सत्र 3 माह का कब से कब तक बुलाया था? कब से कब तक बुलाया था? 1929 से 1937 ईस्वी। मतलब कब तक? 8 साल तक। इन्होंने कितना साल तक काम किया? 8 साल तक काम किया इस पर। अब है कि मद्रास विश्वविद्यालय पुस्तकालय विज्ञान की 1 वर्ष की डिप्लोमा रंगनाथन साहब ने कब से चलाया था? 1 वर्ष का डिप्लोमा कहां से चलाया? मद्रास विश्वविद्यालय पुस्तकालय से। पहली बार इस विश्वविद्यालय से कोर्स संचालित किया गया 1944 ईस्वी से। कोई कंफ्यूजन नहीं ना है? कोई होगा तो बताइएगा। रंगनाथन साहब को किस वर्ष बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के ग्रंथालय या पुस्तकालय में उसके पुनर्गठन के लिए, रख रखाव के लिए, देखने के लिए, समझने के लिए और उसका प्रबंधन सही तरीके से करने के लिए किस वर्ष बुलाया गया था? तो 1945 ईस्वी में। कब बुलाया गया था? 1945। रंगनाथन साहब को कौन बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के ग्रंथालय के पुनर्गठन के लिए आमंत्रित किया था? उनका नाम था डॉक्टर राधा कृष्णन। इन्होंने रंगनाथन साहब को आमंत्रित किया। इनको कहा कि आप यहाँ पर आइए BHU में, जिसको अभी हम लोग बनारस हिंदू विश्वविद्यालय वही है, कि आप आइए और यहाँ के पुस्तकालय का सही तरीके से प्रबंधन करिए। अब ऐसा रंगनाथन साहब ने बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के केंद्रीय पुस्तकालय में कितने वर्षों तक इन्होंने काम किया? और वहां पर काम करने का मतलब है कि उसके वर्गीकरण और सूचीकरण पर कितने वर्षों तक उन्होंने कार्य किया? तो 2 वर्ष रह करके 2 वर्ष तक इन्होंने कार्य किया है। अब है रंगनाथन साहब को किस वर्ष दिल्ली विश्वविद्यालय में ग्रंथालय विज्ञान के प्रोफेसर पद के लिए आमंत्रित किया गया। जैसे ही 1945 में वो BHU में गए, 2 साल तक वहां काम किया। इसके बाद इनको कहा, दिल्ली विश्वविद्यालय ने कहा कि अब आप यहां पर आइए और व्याख्याता का काम करिए और अब आप बच्चों को प्रशिक्षित करिए। अब काम बहुत कर लिए, अब प्रशिक्षण का कार्य करिए। तब उन्होंने कब बुलाया था? 1947 ईस्वी में रंगनाथन साहब को दिल्ली विश्वविद्यालय ने बुलाया था। रंगनाथन साहब को दिल्ली विश्वविद्यालय में पुस्तकालय विज्ञान या ग्रंथालय विज्ञान के प्रोफेसर के पद के लिए किसने आमंत्रित किया था? तो सर मॉरिसस गवायर। कौन थे वहां के? दिल्ली विश्वविद्यालय के उप कुलपति थे। अगला क्वेश्चन है कि वह क्या थे? परीक्षा नियंत्रक या उप कुलपति? उप कुलपति थे सर मॉरिसस गवायर साहब। इन्होंने कहा कि आप आइए और पुस्तकालय विज्ञान में का व्याख्याता बनिए, आप पढ़ाइए बच्चों को। रंगनाथन साहब ने दिल्ली विश्वविद्यालय में कितने वर्षों का पुस्तकालय विज्ञान में डिप्लोमा कोर्स चलाया था?
डिप्लोमा वर्ष कितने वर्षों का उन्होंने दिल्ली विश्वविद्यालय में चलाया? 1 वर्ष का। कितने वर्षों का? 1 वर्ष का, क्योंकि इनको अनुभव तो था ही बीएचयू का, इसीलिए यहां पर आए, इन्होंने डिप्लोमा कोर्स की शुरुआत किया। अब रंगनाथन साहब दिल्ली विश्वविद्यालय में कितने वर्षों का स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम भी चलाया, सिर्फ डिप्लोमा तक वो सीमित नहीं रहे। उन्होंने कहा कि नहीं, अब हम एमए का भी प्रशिक्षण देंगे, उसी को हम लोग स्नातकोत्तर बोलते हैं। तो स्नातकोत्तर आज भी 2 वर्ष का ही होता है। तो इन्होंने स्नातकोत्तर कितने वर्षों का चलाया था? 2 वर्षों का। अब है कि रंगनाथन साहब कब से कब तक भारतीय पुस्तकालय संघ के अध्यक्ष रहे। एक चीज जानने वाली बात यह है कि भारतीय पुस्तकालय संघ जब बना था 1933 ईस्वी में, तो यह फाउंडर मेंबर थे, लेकिन किसी कारण, क्योंकि उस समय फाउंडर मेंबर में 20 से 25 सदस्य थे, उन सभी लोगों में रंगनाथन साहब सबसे प्रमुख थे, लेकिन उस समय अध्यक्ष यह खुद नहीं बने। इन्होंने कहा कि ना हमको पॉलिटिकल चीजों से मतलब नहीं है, लेकिन बाद में इनको कहा गया कि नहीं भाई, आप जैसे लोग अगर इस पद पर नहीं रहेंगे तो भारतीय पुस्तकालय संघ का उतना बड़ा उपयोगिता नहीं होगा। इसीलिए सन 1947 से 1953 तक यह भारतीय पुस्तकालय संघ के अध्यक्ष भी रहे। यह याद रखिएगा, क्वेश्चन आता है, भारतीय पुस्तकालय संघ का मुख्य पत्र पत्रिका का संपादक कौन था? भारतीय पुस्तकालय संघ में जब 1947 में आए, तब इन्होंने देखा कि नहीं, एक पत्रिका का होना बड़ा जरूरी है। तब इन्होंने भारतीय पुस्तकालय संघ में आने के बाद एक पत्रिका का प्रकाशन कराया था, जिसका नाम है मुख्य पत्र पत्रिका। कौन सा नाम है? मुख्य पत्र, जिसको रंगनाथन साहब ने संपादित किया था, इन्होंने उसको बनाया था। अब भारतीय पुस्तकालय आंदोलन के महान कार्य को देखकर किस विश्वविद्यालय ने रंगनाथन साहब को डायरेक्टरेट ऑफ लेटर्स डिलीट की उपाधि दी? किस चीज की दिया था? डिलीट की उपाधि। क्यों दिया था? किसने दिया था? दिल्ली विश्वविद्यालय ने। क्यों दिया था? क्योंकि इन्होंने डिप्लोमा भी कराया, कोर्स शुरू किया, स्नातकोत्तर कोर्स भी किया, बीएचयू में काम किया, भारतीय पुस्तकालय संघ में भी रहे, इसलिए इनके अतुलनीय कार्य के लिए इनको डिलीट की उपाधि दी गई। और सिर्फ यही कार्य नहीं था, तब तक इनका पुस्तकालय विज्ञान का 5 नियम 31 में प्रसारित हो गया। 1933 में इनका सीसी कोलन वर्गीकरण प्रकाशित हो गया, उस समय तक 5 एडिशन आ गए। इसके बाद उन्होंने अपन CCC क्लासिफाइड कैटलॉग कोड वर्गीकृत सूची संहिता भी इन्होंने उस समय तक ला दिया था 1934 ईस्वी में। तो इन्होंने बहुत सारा कार्य किया, इसीलिए दिल्ली विश्वविद्यालय ने इनके कार्य को देखते हुए डिलीट की उपाधि इनको दिया। और रंगनाथन साहब को किस वर्ष दिल्ली विश्वविद्यालय डॉक्टर ऑफ लेटर्स की उपाधि, वही डिलीट की उपाधि, किस वर्ष दिया था? 1948 में। आजादी के कुछ ही दिनों के बाद इनको डिलीट की उपाधि दी गई थी। ऐसा रंगनाथन को भारत सरकार ने किस वर्ष पुस्तकालय विज्ञान में अतुलनीय योगदान के लिए उनको पद्मश्री सम्मान दिया? कौन सा श्री? पद्मश्री। पद्मश्री सम्मान भारत सरकार ने इनको दिया था। कब दिया था? 1957 ईस्वी में। 1957 ईस्वी में इनको पद्मश्री सम्मान से सम्मानित भारत सरकार ने किया था, इनके पुस्तकालय विज्ञान में अतुलनीय योगदान के लिए। अब रंगनाथन साहब के 60 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में उनके शिष्यों और हितैषियों ने एक अभिनंदन ग्रंथ प्रकाशित किया था। कौन सा ग्रंथ था? अभिनंदन ग्रंथ प्रकाशित किया था। यह अभिनंदन ग्रंथ कितने खंडों में था? कोई बताएगा? 2 खंडों में। कितने खंडों में था? 2 खंडों में। जब कोई व्यक्ति अच्छा कार्य करता है तो उनसे जुड़ने वाले लोगों की कमी नहीं होती है। आप एक बार प्रयास तो करके देखिए कि हम अपने क्षेत्र में एकदम दिन रात मेहनत करते हैं। जब आप दिन रात मेहनत करते हैं तो उसका फल मिलता है। और यही कारण था कि रंगनाथन साहब के जब 60 वर्ष पूरे हुए तो उनके हितैषियों ने, उनके शिष्यों ने, उनके मित्रों ने उन्हें एक कहा कि नहीं, अब इनके ऊपर कुछ कार्य करना चाहिए। तब क्या बना? उनके उपलक्ष्य में एक अभिनंदन ग्रंथ बना। कितने खंडों में? 2 खंडों में। रंगनाथन साहब विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यूजीसी यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन की पुस्तकालय समिति के अध्यक्ष भी इनको बनाया गया था। कब बनाया गया था? 1957 ईस्वी में, क्योंकि 56 में यूजीसी का गठन हुआ
1957 में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने एक भारतीय पुस्तकालय समिति का गठन किया और उस समिति का अध्यक्ष डॉक्टर एस.आर. रंगनाथन साहब को बनाया गया। और यह कब तक रहे? 1957 में बने और 1960 ईस्वी तक रहे, लगभग 3 साल। यह 3 साल इस पद पर, अध्यक्ष के पद पर रहे। और इसमें उन्होंने, क्योंकि वो बनाया ही गया था कुछ बहुत ज़्यादा दिनों के लिए, यही कुछ ही दिनों के लिए बनाया गया था। एक समिति इसलिए बनाई गई थी, भारत में वह समिति पूरे भारत के विश्वविद्यालय में और महाविद्यालय पुस्तकालय जो प्राचीन थे उनका सर्वे किया गया और यह बताया गया कि क्या कमी है, इतने पुस्तकालयों की स्थिति जर्जर क्यों है, विश्वविद्यालय पुस्तकालयों की स्थिति इतनी कमजोर क्यों है। इसी पर रिपोर्ट सबमिट करने के लिए इनको अध्यक्षता दी गई। पूरे भारत के पुस्तकालय का इन्होंने भ्रमण किया, उनका सर्वे किया और एक रिपोर्ट 1960 में यूजीसी को दिया, जिसमें इन्होंने कहा था कि केंद्र सरकार 60%, राज्य सरकार 40% के अनुपात में विश्वविद्यालय पुस्तकालयों को अनुदान दे। विश्वविद्यालय पुस्तकालय, विश्वविद्यालय नहीं उसका पुस्तकालय, विश्वविद्यालय पुस्तकालयों को अनुदान दे। क्यों अनुदान दे भाई? क्योंकि विश्वविद्यालय में लगता है कि हम लोग एडमिशन कराते हैं तो सारा चीज विश्वविद्यालय के पास है, विश्वविद्यालय के पास खर्च भी बहुत होता है। लेकिन पुस्तकालय एक ऐसी संस्था है, ऐसी जगह है जहां से पैसा का स्रोत नहीं होता है, वहां सिर्फ खर्च होता है। रख रखाव पर सबसे ज्यादा खर्च होता है, बुक्स किराए पर सबसे ज्यादा खर्च होता है, वहां के रख रखाव पर सबसे ज्यादा खर्च मेंटेनेंस पे होता है और आमदनी कुछ नहीं होता, फ्री सेवा है। इसीलिए रंगनाथन साहब ने कहा कि उसके रख रखाव पर 60% केंद्र सरकार देगा और 40%, जो 40% है वो राज्य सरकार वहन करेगी पुस्तकालयों के सुदृढ़ीकरण के लिए, विकास के लिए, क्रय के लिए। अब समझ में आ गया कि पुस्तकालय समिति का अध्यक्ष क्यों बनाया गया था। सन 1957 ईस्वी से रंगनाथन साहब विक्रम विश्वविद्यालय उज्जैन द्वारा स्थापित पुस्तकालय या ग्रंथालय विज्ञान में अध्ययन के लिए कितने वर्षों तक प्राध्यापक के रूप में काम किया। वह सिर्फ ऐसा नहीं था कि वो सिर्फ एक ही चीज में लगे रहते थे, नहीं, वो उज्जैन में विक्रम विश्वविद्यालय है, वहां पर भी इनको कहा गया कि आप आइए और पुस्तकालय विज्ञान में पढ़ाइए, आकर के पढ़ाइए यूनिवर्सिटी में। कितने वर्षों तक कार्य किया? 2 वर्ष तक। भारत सरकार ने किस वर्ष रंगनाथन को ग्रंथालय विज्ञान का राष्ट्रीय अनुसंधान प्राध्यापक, नेशनल रिसर्च प्रोफेसर ऑफ लाइब्रेरी साइंस नियुक्त किया था? किस वर्ष किया था? 1965 ईस्वी में। क्यों किया था? उस समय तक इन्होंने पुस्तकालय विज्ञान के क्षेत्र में बहुत कार्य कर लिया था, कई सारी यूनिवर्सिटी में पढ़ा लिए। इनका जो ट्रिपल सी का 5 एडिशन आ गया, CC जो डबल C है कोलन क्लासिफिकेशन, उसका 6 एडिशन आ गए थे। इसीलिए इनको नेशनल रिसर्च प्रोफेसर ऑफ लाइब्रेरी साइंस नियुक्त किया गया सन 1965 ईस्वी में। भारत में सर्वप्रथम राष्ट्रीय स्तर पर सार्वजनिक पुस्तकालय अधिनियम की रूपरेखा किसने तैयार की थी? भारत में सर्वप्रथम राष्ट्रीय स्तर पर भारतीय पुस्तकालय के लिए सार्वजनिक पुस्तकालय अधिनियम की रूपरेखा किसने तैयार की थी? S.R. रंगनाथन साहब ने। आंध्र प्रदेश पुस्तकालय अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ था? आंध्र प्रदेश पुस्तकालय अधिनियम किस वर्ष था? 1960 ईस्वी में। किसने किया था? रंगनाथन साहब ने। मैसूर राज्य पुस्तकालय अधिनियम, मैसूर राज्य पुस्तकालय अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ था? 1965 में। महाराष्ट्र राज्य पुस्तकालय अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ था? महाराष्ट्र में 1967 में। पश्चिम बंगाल राज्य पुस्तकालय अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ था? पश्चिम बंगाल में 1979। S.R. रंगनाथन ब्रिटिश लाइब्रेरी एसोसिएशन में आजीवन किस पद पर कार्य? अब देखिए, ब्रिटेन की लाइब्रेरी एसोसिएशन हो और भारतीयों को वहां पर जगह मिले, यह अपने आप में बड़ी चीज है। इसी को देखते हुए
रंगनाथन साहब को ब्रिटिश लाइब्रेरी एसोसिएशन में उपाध्यक्ष बनाया गया और कब तक? आजीवन उपाध्यक्ष रहे। जब तक ये जिंदा थे तब तक ब्रिटिश लाइब्रेरी एसोसिएशन के उपाध्यक्ष के पद पर यह कार्यरत रहे। अमेरिका के पिट्सबर्ग विश्वविद्यालय, कौन सा है? पिट्सबर्ग, वहां के बहुत प्रसिद्ध विश्वविद्यालय है, ने रंगनाथन साहब को कौन सी उपाधि प्रदान की थी? कौन सी थी? डायरेक्टरेट की उपाधि। कौन सी उपाधि दी थी? डायरेक्टरेट की उपाधि किसने दिया था? पिट्सबर्ग विश्वविद्यालय ने, जो अमेरिका की एक प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय है। हो गया। अमेरिकन लाइब्रेरी एसोसिएशन ने रंगनाथन साहब को कौन सी उपाधि दिया था? मार्गरेट मन। अब है कि अमेरिकन लाइब्रेरी एसोसिएशन, आप लोग पढ़े होइएगा, अमेरिकन लाइब्रेरी एसोसिएशन, इसको हम लोग शॉर्ट में ALA अमेरिकन लाइब्रेरी एसोसिएशन, ये तीनों मिलाकर के क्या हो गया? अमेरिकन लाइब्रेरी एसोसिएशन कहते हैं। और रंगनाथन साहब को अमेरिका की लाइब्रेरी एसोसिएशन ने मार्गरेट मन की उपाधि प्रदान की थी। अमेरिकन लाइब्रेरी एसोसिएशन के संग्रहालय में किस विद्वान को अमेरिका के बाहर के होते हुए में भी मार्गरेट मन अवार्ड प्रदान किया गया था? यह रंगनाथन साहब पूरे विश्व के पहले व्यक्ति ऐसा थे जो अमेरिकन लाइब्रेरी एसोसिएशन ने अमेरिका के बाहर के किसी भी विद्वान को मार्गरेट मन अवार्ड, जैसे हमारे यहाँ का अवार्ड सबसे बड़ा क्या है? कोई बता सकता है? हमारे यहाँ का सबसे बड़ा अवार्ड क्या है? भारत रत्न। भारत रत्न सबसे बड़ा अवार्ड है। उसी तरीके से अमेरिका में पुस्तकालय विज्ञान के क्षेत्र में कार्य कर रहे विद्वानों के लिए मार्गरेट मन अवार्ड है, और वह रंगनाथन साहब पहले व्यक्ति थे जिनको अमेरिकन लाइब्रेरी एसोसिएशन ने इनको यह अवार्ड प्रदान किया था। शारदा रंगनाथन पीठिका की स्थापना किसने की थी? शारदा रंगनाथन पीठिका की स्थापना किसने किया था? रंगनाथन ने। रंगनाथन क्यों किया था भाई? किसकी याद में किया था? तो शारदा जो नाम है यह उनकी द्वितीय पत्नी का नाम है। पहली पत्नी की मृत्यु कब हुई थी? 1928 में। शारदा से कब शादी हुआ था? 1929 ईस्वी में। तो उन्हीं के लिए इन्होंने शारदा रंगनाथन पीठिका की स्थापना की थी 1965 ईस्वी में। किसी कोई भी व्यक्ति जब आगे बढ़ता है तो उसकी पत्नी का बहुत बड़ा योगदान होता है, बहुत बड़ा। अगर वह कोई भी पत्नी चाहे कि हम अपने पति को बहुत आगे ले जाए तो उसमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है। रंगनाथन साहब शारदा से जब शादी हुई इसके बाद इनका 5 लॉ आया, CC आया, CCC आया, इसके बाद न जाने कितना सारा कार्य इन्होंने किया है। तो इसीलिए इनके अपने जीवन में योगदान के लिए इन्होंने शारदा रंगनाथन पीठिका की स्थापना किया सन 1965 ईस्वी में। शारदा रंगनाथन पीठिका की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? रंगनाथन साहब तो किए ही थे, लेकिन किसी न किसी के द्वारा तो संस्था के द्वारा किया गया होगा। या किसके द्वारा किया गया था? मद्रास विश्वविद्यालय के द्वारा। शारदा रंगनाथन पीठिका मद्रास विश्वविद्यालय के द्वारा किया गया और उसमें रंगनाथन साहब का बहुत बड़ा योगदान था। रंगनाथन साहब ने स्वयं अर्जित धन में से कितना रुपया ग्रंथालय विज्ञान में शारदा रंगनाथन पीठिका की स्थापना करने के लिए दिया था? किसी भी संस्था का जब हम लोग निर्माण करते हैं, स्थापना करते हैं, तो उसमें सबसे जो बड़ा चीज होता है वो बजट होता है। मद्रास विश्वविद्यालय ने किया, लेकिन चूंकि रंगनाथन के बिना सहयोग के संभव ही नहीं था। रंगनाथन साहब का एक बहुत बड़ा रोल था उस पीठिका की स्थापना में, और स्पॉन्सर के तौर पर या उसमें सहयोग करने के लिए मद्रास विश्वविद्यालय ने आगे हाथ बढ़ाया कि नहीं भाई हम करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो रंगनाथन साहब को भी लगा, और लगा कि हर व्यक्ति को लगेगा कि जब मेरी पत्नी के नाम से जब यह इतना बड़ा चीज हो रहा है तो हम भी उसमें योगदान करें। वो आप हम सब कर सकते हैं। तो रंगनाथन साहब ने इस पीठिका को कितना दिया था?
1,00,000 रुपया डोनेट किया था इस शारदा रंगनाथन पीठिका के लिए। और 1965 ईस्वी में 1,00,000 रुपया बहुत बड़ी चीज थी। मुझे लगता है कि वो 1 करोड़ से भी ज्यादा, आज के समय में 1 करोड़ से भी ज्यादा माना जाएगा उस 1965 में 1,00,000 को। रंगनाथन साहब के अनुसार ज्ञान क्या है? ज्ञान, अब हम लोग थोड़ा सा आगे चलेंगे। ज्ञान क्या है? ज्ञान 2 चीजों से मिलकर बना है। सबसे पहला होता है इसमें डाटा, इसी से रिलेटेड होता है इंफॉर्मेशन। इसके बाद बनता है, इस दोनों के मेल से बनता है नॉलेज। अब हम लोग यह देखेंगे कि डाटा क्या है। इसको समझने के लिए थोड़ा समझेंगे डाटा किसे कहते हैं। हमारे मन में जो चीजें चलती रहती है, जैसे अभी हम पढ़ा रहे हैं लेकिन सोच कुछ और रहे हैं, शायद आप पढ़ रहे हैं लेकिन आपके मन में कुछ चीजें चल रही है। तो जो चीजें हमारे मन में हाइपोथेटिकली चलती है, जैसे हमको दिल्ली जाना है तो दिल्ली अगर गए तो उसका इमेजिन आ जाएगा, ये क्या है? डाटा है। और डाटा हमेशा अव्यवस्थित होता है, असंगठित होता है, और वह हमेशा डिस्ट्रॉयर होता है। मतलब हम सोच रहे हैं, कोई जरूरी नहीं कि हम करेंगे। अभी हमें मिठाई खाने का मन हो, कोई जरूरी नहीं कि हमको अभी ये मिल जाए, यह हमारे मन में चलता रहता है। तो यह होता है डाटा। डाटा को क्या बोलते हैं? रॉ मटेरियल। यह जो डाटा है क्या है? रॉ मटेरियल है। रॉ मटेरियल है मतलब यह हमेशा चेंजेबल होते रहता है। यह जरूरी नहीं है कि एकदम ही रहेगा एक ही पद पर हमेशा। जैसे हमको अभी मिठाई का, कल होगा समोसा खाने का मन होगा। अब है व्यवस्थित प्रत्येक वर्ग स्वयं एक अतिरिक्त जगत है। व्यवस्थित प्रत्येक वर्ग स्वयं एक अतिरिक्त जगत है। यह किसका कथन है? तो रंगनाथन साहब ने यह कहा है, क्योंकि ज्ञान को हमने पहले ही पढ़ाया। अब डॉक्टर एस रंगनाथन ने द्विबिंदु पद्धति का निर्माण किया, जिसमें प्रारंभिक धारणाओं के संश्लेषण से निर्मित विषयों को निर्मित किया जाता है। उन्होंने सत्वों, वास्तविक एवं काल्पनिक अस्तित्वों को किसी से प्रारंभ किया था। जैसे इसका मतलब यह हो गया कि इन्होंने कहा कि जो सीसी में जो वर्गीकरण पद्धति हमारा है, जो मेन क्लास है, मुख्य वर्ग है, वह हमेशा व्यवस्थित है। और इसीलिए कहां से लिया जाता है? ज्ञान से। और ज्ञान कहां से आएगा? जगत से। ज्ञान कहां से आएगा? जगत से। जगत का मतलब क्या? जग, और जग का मतलब दुनिया, हम लोग, समाज। तो उन्होंने कहा कि व्यवस्थित ज्ञान हमको कहां से मिलेगा? जगत से मिलेगा। रंगनाथन की द्विबिंदु वर्गीकरण पद्धति में मुख्य वर्गों की संख्या अन्य समान पद्धतियों से कैसी थी? अधिक थी, क्योंकि हमारा जो डीडीसी वर्गीकरण पद्धति डी साहब का है, उसमें मुख्य वर्गों की संख्या 10, रंगनाथन साहब में 26, उससे भी ज्यादा 2-3 और ज्यादा है। इसीलिए मुख्य वर्गों की संख्या इसमें क्या थी? 26। तो इसीलिए ज्ञान जगत अधिक था यहां पर। रंगनाथन साहब ने सर्वप्रथम किस त्रैमासिक पत्रिका के द्वितीय और तृतीय अंकों में मुख्य वर्गों का विस्तृत विवेचन किया था? रंगनाथन साहब ने सर्वप्रथम किस त्रैमासिक पत्रिका के द्वितीय और तृतीय अंकों में मुख्य वर्गों का विस्तृत विवेचन किया था? किसमें था? एनुअल ऑफ लाइब्रेरी साइंस। एनुअल ऑफ लाइब्रेरी साइंस में इन्होंने किया था। एनुअल ऑफ लाइब्रेरी साइंस नामक त्रैमासिक पत्रिका। त्रैमासिक का मतलब समझते हैं क्या होता है? त्रैमासिक का मतलब होता है 3 महीना, मासिक 1 महीना, साप्ताहिक 7 दिन। ठीक है? मासिक 1 महीना, त्रैमासिक 3 महीना, 6 मासिक या अर्धवार्षिक 6 महीना, और वार्षिक का मतलब 1 साल। तो एनुअल ऑफ लाइब्रेरी साइंस नामक त्रैमासिक पत्रिका का प्रकाशन किस वर्ष हुआ था? 1955 से 56 में। यह किसने कहा? यदि कभी मेलविल डुई का युग था तो यह आधुनिक जो समय है निसंदेह रंगनाथन का युग है। यह किसने कहा था? कि जब एक समय था कि डुई साहब का समय था अंकन पद्धति में, लेकिन आज का जो वर्तमान समय है वह किसका है? रंगनाथन का युग है। और यह कहा था शेयर्स महोदय ने।